नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज का वीडियो में आपको कोई भी आईडीटी के कंसेप्ट पढ़ाने वाला नहीं हूं। उसके लिए ऑलरेडी आपके पास सारे रिवीजन वीडियोस हैं, कुछ स्पेशल वीडियोस भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए, सब चीजें हैं। पर बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर हमने प्रिपरेशन पूरा कर लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे से जो रिवीजन किए थे वो कर लिया, बट एग्जाम में सर पता नहीं मार्क्स नहीं आते, उसका रीजन क्या है? तो उसमें एक फैक्टर जो सबसे बड़ा काम करता है वो है कि आप एग्जाम में लिख के कैसे आते हैं, आप उसमें प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो उस चीज के लिए मैं आपको यहां पे मॉडल सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। सर मॉडल सॉल्यूशन क्या होता है? मॉडल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन एग्जामिनर को दिया जाता है कि भैया आपको इस बेसिस पे कॉपी को चेक करना है, जिसमें यह रहता है कि भाई इस चीज का मार्क्स मिलेगा, इस चीज का नहीं मिलेगा। तो अगर ये चीज मैं आपको अच्छे समझा दूंगा तो आपको ये फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपने पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे मैटर करती हैं। तो आप पढ़ते टाइम भी ये चीज दिमाग में रख सकते हो कि यार मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको आगे जाके एग्जांपल देने वाला हूं मैं, जैसे सर्कुलर नंबर हो गए, नोटिफिकेशन नंबर, इन सब पे टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कहीं भी आपको कोई मार्क अलोकेटेड नहीं है आईसीए के द्वारा, और ना ही उसको याद रख के आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे, तीर मार लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आज के टाइम में अगर आपको कंटेंट पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रादर देन वो सेक्शन नंबर, सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर को ध्यान में रखने की बजाय आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि भैया आपको पेपर में लिखना क्या है, किस चीज के आपको नंबर मिलेंगे, किस चीज के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कैसे प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, कैसे आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करना है। इन चीजों को समझने के लिए ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना। मॉडल सॉल्यूशन है आपके सामने, ठीक है, जो एग्जामिनर को दिया जाता है। ये नवंबर 19 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए जो मॉडल सॉल्यूशन था वो मैं रेफरेंस के लिए यहां पे यूज कर रहा हूं। तो अगर आप देखोगे, अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है पूरा कंप्यूटेशन का क्वेश्चन होता है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का, जिसमें आईटीसी भी होता है, सब कुछ होता है। तो वो जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं है कि यार आपने आंसर सही कर दिया, आपका फाइनल आंसर सही हो गया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बॉस यहां पे स्टेप मार्किंग होगा। स्टेप मार्किंग होगा, देखो यहां पे जो पॉइंटर्स थे क्वेश्चन में, उस हर एक पॉइंट को अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अमाउंट सही लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको यहां पे नोट भी लिखना पड़ेगा, उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट नोट भी लिखना पड़ेगा, जिसका आपको सेपरेटली यहां पे देखोगे आप हाफ नंबर दे रखा है, नोट का हाफ नंबर दे रखा है, अमाउंट का 1 नंबर दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ क्वेश्चन में अमाउंट लिखने से नहीं चलेगा, उसके लिए आपको उसका रीजन भी देना पड़ेगा, उसका नोट भी देना पड़ेगा। उस नोट में देखो इन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, तो आप इसी तरीके से ना बहुत बड़े बड़े नोट देने की बजाय सिर्फ छोटा सा जो उसका मेन रीजन है उसको आप नोट में मेंशन कर सकते हो, जिसका आपका टाइम बहुत बचेगा, आपका टाइम सेव होगा। अब सर नोट क्या सर यहीं पे लिखना पड़ेगा जहां पे अमाउंट लिख रहे हैं उसके नीचे लिखना पड़ेगा? आप चाहो तो नोट इसके नीचे लिख सकते हो, या फिर सॉल्यूशन पूरा करने के बाद आप उसके बाद भी एक एक करके नोट लिख सकते हो, नोट रेफरेंस देके। अब ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन हो तो उसमें प्रेफर करना कि आप जहां पे अमाउंट लिख रहे हो वहीं पे आप नोट भी डाल दो। अब नोट में आपको बहुत सारा भारी भरकम ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉपी फिल करनी है, ये कोई मतलब ग्रेजुएशन के एग्जाम नहीं हो रहे कि आपको कॉपी फिल करने पे नंबर मिल जाएंगे। आपको यहां पे कंटेंट लिखना है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जो आप नंबर यहां पे लिख रहे हो, अमाउंट लिख रहे हो, उसका रीजन क्या है, परफेक्ट रीजन, वो आप एक लाइन भी अगर नोट में लिख दोगे तो आपको यहां पे नंबर मिल जाएंगे जो नोट के अलोकेटेड हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको नोट भी देना पड़ेगा, नंबर भी लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यहां पे देखो स्टेप मार्किंग चल रही है। ऐसा नहीं कि आपका एक पॉइंट गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। तो जो पॉइंट्स आपके सही है वो आपके चेक होंगे, उसका आपको नंबर मिलेगा। तो ये नंबर हो गए। उसके बाद अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं। अगर इनमें से कोई भी आंसर आपका आता है तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। कैसे, क्यों हुआ सर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे जजमेंट अलग हो सकती है, आईसीआई की अलग हो सकती है, बच्चे की अलग हो सकती है। तो आईसीआई ये नहीं बोलता कि हमारे तरीके से ही करो, आईसीआई बोलता है कि अगर किसी पॉइंट में क्लैरिटी नहीं है तो उसमें अगर कोई अजम्पशन है जो कि आप ले रहे हो, या फिर जो कि वैलिड एग्जम्पशन है, वैलिड एग्जम्पशन है जो आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो ऐसे में आईसीआई वहां पे ये ऑप्शन भी देता है। तो अगर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन भी लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और इन ऑप्शंस के बेसिस पे आईसीआई ने देखो कितने सारे ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका मैच होता हुआ तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, आपको यहां पे फुल नंबर मिलेगा।
उसके बाद अब देखो, हो सकता है कि सर आप बोलोगे सर स्टेप मार्किंग में सर मेरा तो एक ही पॉइंट गलत हुआ था पर मेरे सर 4 नंबर कट गए। तो ध्यान रखना यहां पे टोटल के भी मार्क्स होते हैं। तो जब टोटल के मार्क्स होते हैं, अगर आपको मान लो ऊपर कोई पॉइंट गलत हो गया तो उसका मार्क भी नहीं मिलेगा, उसके बाद आपका टोटल भी गलत हो जाएगा तो उसका मार्क्स भी नहीं मिलेगा। बट हां, अदर पॉइंट्स जो आपने सही किए हैं उसका आपको प्रॉपर यहां पे मार्क्स मिल जाएंगे, यहां पे प्रॉपर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑल्टरनेटिव भी दिए होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर आईसीआई ने जो लिख दिया वो फाइनल है। आईसीआई भी अपने सॉल्यूशंस में भी आपको ऑल्टरनेटिव देता है जहां पे सही अजम्पशन लेना जरूरी है, और यहां पे लिख के भी देता है। देखो एग्जामिनर को लिखता है ड्यू क्रेडिट में आल्सो बी गिवन टू द स्टूडेंट हु हैव मेक एनी ऑफ ऑल द अबव ऑल्टरनेटिव assumptions and compute the GST liability payable in cash correctly provided they state such alternative assumption clearly in their answer। तो अगर आप आंसर में कोई पर्टिकुलर अजम्पशन लेके आंसर कर रहे हो तो उस अजम्पशन को आंसर में मेंशन करना जरूरी है, आप उस अजम्पशन को आंसर में मेंशन करके आएंगे। इस प्रकार से आपको स्टेप मार्किंग होती है। तो स्टेप मार्किंग का मतलब यह है कि जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट्स का जो मार्क्स अलोकेटेड है वो तो आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने सही किया, गलत किया तो नहीं मिलेगा। अब टोटल में उन अजम्पशन की कुछ गलती होती है तो वो आपके नंबर कटेंगे टोटल वाले। बट हां, अगर आईसीआई के दिए हुए ऑल्टरनेटिव में से आपका कोई भी आंसर है तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप नोट में बहुत सारा ज्ञान मत लिख के आओ, नोट में बहुत सारा ज्ञान मत लिख के आओ, सिर्फ एक एक लाइन का जो यहाँ पे नोट बना रखा है ना, ये एक एक लाइन का नोट भी आपको प्रॉपर नंबर दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राई करो कि उन नोट्स में जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको भी हाईलाइट करके आ जाओ तो आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अंडरलाइन, हाईलाइट कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद इसी को लेके चलते हैं, चलिए। अब देखो इसमें भी देखोगे आप, सेकंड क्वेश्चन था एग्जाम्पशन से रिलेटेड। ठीक है, अब उसमें भी 2 व्यूज पॉसिबल थे। जो ज्ञान उदय वाला रिसीट था उस पर 2 व्यूज पॉसिबल थे, तो आईसीआई ने यहां पे एग्जाम्प्ट भी लिखा और 2 लाख रुपीज टैक्सेबल भी लिखा। तो आईसीआई बोलता है कि इनमें से अगर कोई भी आप assumption लोगे तो वो आपका सही कर दिया जाएगा, और बेस्ड ऑन दीज assumptions नीचे आईसीआई ने ऑल्टरनेटिव आंसर और दिए। तो जब आप नॉर्मली सजेस्टेड आंसर देखते हो आईसीआई के, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इशू नहीं करता है, तो अगर वो सजेस्टेड आंसर में आपको सिर्फ एक ही आंसर दिया होता है, ठीक है, बट अगर एग्जामिनर को जो सॉल्यूशन मिलता है जिसके बेसिस पे आपकी कॉपी चेक होती है तो वहां पे ऑल्टरनेटिव assumptions भी दी जाती हैं, ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिए जाते हैं, ताकि आपका ये मार्क्स ना कटे फालतू के। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो इशू करता है मॉडल सॉल्यूशन एग्जामिनर को, ठीक है, उसको दिया गया है, ये वाला सॉल्यूशन है। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं, देखो अब यहां पे कई बार क्या होता है कि सर हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी तो करेक्ट कैलकुलेट किया है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो करेक्ट कैलकुलेट किया है, सर आईजीएसटी गलत हो गया, सर नंबर नहीं दिए। तो देखो कई बार क्या होता है किसी चीज के नंबर आईसीआई नहीं देता है। अब मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आंसर में इतने पार्ट्स है कि सबको नंबर अलोकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो आईसीआई क्या करता है उन तीनों को मिला के, अब आईसीआई ने बोला कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी, तीनों का जब मार्क्स का टोटल करोगे तो जो नंबर आएगा अगर वो करेक्ट है तो आपको उसका 1 नंबर मिल जाएगा। अब मान लो इसमें से आपने आईजीएसटी अगर गलत कर दिया तो ये पूरा का पूरा जो टोटल है वो गलत हो जाएगा, तो आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब जहां पे आईसीआई ने जिस स्टेप्स का नंबर दे रखा है अगर वो स्टेप आपका सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर उसको गलत करोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे देखो ये आंसर है, ये आंसर का आईसीआई ने बिल्कुल ही एक अलग ऑल्टरनेटिव दे रखा है कि आप अगर ये करोगे तो इसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर ये ऑल्टरनेटिव लेते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, यहां पे भी देखो ऑल्टरनेटिव ले रखे हैं, ऐसे फुल ऑल्टरनेटिव लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसा असम्पशन आईसीआई ने क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है रखा है तो आईसीआई पूरा उसका ऑल्टरनेटिव देता है। उसके बाद देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, अब उसमें उसके 10-12 पॉइंट होते हैं, तो क्या सर सारे 10 के 10, 12 के 12 पॉइंट लिख के आने हैं? नहीं लिख के आने, इतना टाइम भी नहीं होता बॉस। तो उसके लिए आईसीआई क्या करता है कि आईसीआई ने बोला कि सारे पॉइंट लिख दिए मॉडल सॉल्यूशन में, इनमें से अगर कोई भी 4 या 5 लिख दिए तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर ऊपर अलोकेट कर दिया आईसीआई ने। अब आईसीआई को चाहिए कि कोई इनमें से अगर आपको 2 पॉइंट भी लिख दोगे ना तो उसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं, एक सेकंड, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपको आगे के क्वेश्चन और दिखाता हूं। देखो अब यहां पे क्या था, यहां पे पूछा था कि किन किन केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा।
अब बताओ, क्या आपको सारे के सारे पॉइंट लिखना जरूरी है? नहीं, वहां पे 8 से 10 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको 8 से 10 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आईसीए आपसे एक्सपेक्ट करता है कि 5 से 6 पॉइंट आप लिख के आओ। देखो आईसीए 4 या 5 4 नंबर एक्सपेक्ट करता है, बट अपन क्या चाहते हैं कि अपन रिस्क नहीं लें, तो 5 से 6 पॉइंट पे अगर आप लिख के आओगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे लिखने, इनमें से कोई भी 4 लिख दो। यहां पे साफ लिखा है एनी 4 ऑफ द 7 पॉइंट्स में बी गिवन 1 मार्क्स ईच। तो कहने का मतलब हम क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम बहुत कुछ पढ़ने लग जाते हैं। अब जहां पे हमें क्लैरिटी है कि भैया यहाँ पे 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में से 12 बताने ही नहीं है मेरे को, तो सारे 12 याद करने की जरूरत क्या है? तो जो मतलब फिंगर्स पे करना है ना, वो 4 से 5 पॉइंट भी अगर कर लोगे तो उसके आपको यहां पे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद और लिखते टाइम, अब लिखते टाइम मैं अगर 12 पॉइंट लिखने बैठूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, और एग्जाम में टाइम तो पहले ही नहीं होता। तो उससे अच्छा आप 5 या 6 पॉइंट लिखिए, और फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो बस बाद में आके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम एक बार के लिए बचा के रखिए, क्योंकि लास्ट तक आपके पास टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा वो आपको पता नहीं रहता है। अब उसके बाद ये मान लीजिए ये क्या है, ये क्वेश्चन है रिफंड का, ठीक है। अब यहां पे रिफंड के फॉर्मूले का नंबर नहीं दे रखा आईसीआई ने, तो क्या सर फॉर्मूले लिखने नहीं है? मैं आपको इसमें एक सजेशन दूंगा कि फॉर्मूला हमेशा लिख के आइए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन की लेंथ क्या है। कई बार क्वेश्चन छोटा होता है तो उसमें आईसीआई फॉर्मूले के भी मार्क्स दे देता है, तो फॉर्मूले के भी मार्क्स अलोकेट हो सकते हैं, तो फॉर्मूला भी प्रॉपरली लिख के आना है। अब अगर कोई भी फॉर्मूला बेस्ड आंसर कर रहे हो तो उस फॉर्मूले के जितने भी कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करके आना है और उसका नंबर लिख के आना है। जैसे इसमें देखो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, नेट आईटी, सब कंपोनेंट को अलग से यहां पे एक्सप्लेन करके और उसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसका हर किसी का एक एक मार्क्स है, ठीक है। अब आप अगर एक कंपोनेंट लिख के नहीं आओगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल के आ जाओगे, तो फिर आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा। फिर आप बोलोगे सर हमें तो पूरा आंसर से ये 1 मार्क्स ही क्यों मिला? क्योंकि आपने जो स्टेप्स करने चाहिए थे आपको, जो सारे हर एक कंपोनेंट का वैल्यू बताना था, वो आपने नहीं बताया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको फॉर्मूला भी लिख के आना है, फॉर्मूले के हर कंपोनेंट का आपको आंसर निकाल के आना है, और उसके बाद पूरा फॉर्मूले को यूज करके एक्चुअल वैल्यू निकालना है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो डिपेंड करता है कि फाइनल आंसर का पूरा 5 नंबर नहीं होता है, फाइनल आंसर का 1 नंबर ही होता है। तो मतलब कहने मतलब सिर्फ मंजिल पे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रास्ता भी आपको आईसीआई को बताना पड़ेगा कि मैं इस रास्ते से गया हूं इस मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो ऐसे मंजिल पे पहुंचने के नंबर तो देगा, बट उस रास्ता किस रास्ते से गए हो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आपने डायरेक्टली रास्ता हटा के डायरेक्टली मंजिल बता दी तो आईसीआई फिर सिर्फ 1 नंबर ही देगा, फिर आप भूल जाना कि मेरे को पूरे नंबर नहीं मिले, ठीक है। और प्रॉपरली ऑल्टरनेटिव भी आईसीआई देता है। आईसीआई इतना मतलब आप पे रूड नहीं है कि सिर्फ हमने ये आंसर दे दे तो यही है। कुछ चीजों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, तो आईसीआई उनको कंसीडर करते हुए ऑल्टरनेटिव भी देता है। तो उन ऑल्टरनेटिव को भी अगर आप मेंशन करते हो तो आपको प्रॉपरली आंसर मिल जाता है और आपको नंबर भी उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखिए, अब ये जो पूरा असेसेबल वैल्यू वाला वैल्यूएशन अंडर कस्टम का क्वेश्चन है, तो यहां पे हर एक नंबर के लिए पॉइंट नहीं दे रखा, क्योंकि इन सब में कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं। ये सब तो प्रॉपरली आपके क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि ये तो आप सही लिखोगे। अब इसके बाद कुछ आपको कैलकुलेशन बेस्ड पॉइंट होता है, जैसे आपका एयर फ्रेट है, वो उसमें मेन एडजस्टमेंट है तो उसका 1 नंबर दे रखा है। आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो मेन कैलकुलेशन है, उसका 1 नंबर दे रखा है। फिर आपका उसका जो टोटल असेसेबल वैल्यू आया उसका 1 नंबर दे दिया। तो कई बार क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट्स होते हैं कि सबके लिए मार्क्स अलोकेट करना ऐसे के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे उन पॉइंट्स को मार्क्स देता है जहां पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन या फिर कुछ ना कुछ आपका इन्वॉल्व है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद ये सारे देखो ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं आईसीआई ने, ऑल्टरनेटिव अच्छे से आईसीआई ऑल्टरनेटिव देता है। थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें, देखो कोई भी थ्योरी क्वेश्चन भी होता है ना, तो थ्योरी क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कि भैया आप पैराग्राफ फॉर्म में मत लिख के आओ, ठीक है। अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे ना तो उसमें पॉइंटर छूटने का चांस रहता है कि भाई मार्क्स अलोकेटेड है पॉइंट के, ठीक है। अब आप पैराग्राफ लिखा है तो उसको अगर नहीं मिला तो नंबर नहीं देगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन भी है तो उसको पॉइंटर फॉर्म में लिख के आ जाइए। उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको पॉइंटर्स में लिख दोगे तो एग्जामिनर के लिए पढ़ना भी आसान होगा और आपको नंबर भी आसानी से दे देगा। देखो अगर आप एग्जामिनर के लिए कोई टास्क डिफिकल्ट करोगे तो वो भी आपके लिए कुछ डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है।
और अगर आप उसके लिए चीजें आसान रखोगे तो वो भी आपके लिए आसान रखेगा। तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस के आंसर भी अगर आप पॉइंटर फॉर्म में लिख के और प्रॉपरली जो चीज हाईलाइट करनी है अगर वो हाईलाइट कर दोगे, जैसे देखो यहां पे हाईलाइट कर रखी है चीजें, तो अगर ये हाईलाइट कर दोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जामिनर को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे देखो, यहां पे इस नंबर का, इस पॉइंट का नंबर ही नहीं दे रखा, यहां पे बोला कि सिर्फ नोट का नंबर मिलेगा। ठीक है, और चीज देखो, अब पर्सनल इफेक्ट है, यहां पे नील लिखना था, उसका 1 नंबर था। अब कल को आप यहां पे कुछ लिख के नहीं आते हो, मान लो ये इस चीज को मेंशन ही नहीं करते हो पर्सनल इफेक्ट को, तो भैया फिर आपको 1 नंबर नहीं मिला, फिर आप बोलोगे सर मुझे नंबर ही नहीं मिला, सब कुछ आंसर सही है। आंसर सब कुछ सही रहेगा क्योंकि वैसे भी नील आने वाला था। तो बट क्योंकि ऐसे आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये बताओ कि यहां पे पर्सनल इफेक्ट नील होना चाहिए, तो आपको ये मेंशन करके आना है। तो जो भी आंसर्स में आपको किसी चीज का वैल्यू नील लिखना है, 0 लिखना है, तो आप उसको मेंशन करके आइए, आप उसको अपनी मर्जी से हटाइए मत, उसको लिख के आइए, उसके सामने नील मेंशन करके आइए, तो आपको पूरे प्रॉपर नंबर मिलेंगे। अब बताओ, इसमें आईसीए की भी गलती नहीं है ना। आईसीए एक्सपेक्ट करता है कि आपसे पर्सनल इफेक्ट लैपटॉप कंप्यूटर जो लिखा है उसके सामने अगर नील आना है तो नील मेंशन करके आओ, नील मेंशन करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, बट आप मेंशन ही नहीं करके आए, तो फिर ऐसे में आप नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये मेंशन करके आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अब देखो, अब आपने कितना भी अच्छा पढ़ा हो, पर अगर आपने मान लो इसको यहां पे मेंशन नहीं किया तो क्या नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको सही टाइम पे पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, सही रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, पर उसी के साथ साथ एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट लिखना है, यह भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहां पे फिर से ये 10 से 11 पॉइंट थे इसमें, पर इसमें से आईसीए ने बोला एनी 5 पॉइंट्स में बी मेंशन, ईच पॉइंट विल कैरी 1 मार्क। तो यहां पे 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, पूरा लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये पूरे मॉडल सॉल्यूशन में, ठीक है, ये मॉडल सॉल्यूशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर सकता है, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, बट एक बात बताओ मुझे, पूरे मॉडल सॉल्यूशन में कहीं भी आपको कोई सेक्शन नंबर दिखा, कोई सेक्शन नंबर दिखा, या फिर कोई रूल नंबर दिखा हो, या फिर कोई सर्कुलर नंबर दिखा हो, कोई नोटिफिकेशन नंबर दिखा हो, अच्छे से देख लेना। ठीक है, कोई वैसे आपको मिलेगा नहीं, कोई रूल नंबर नहीं मिलेगा, कोई सेक्शन नंबर नहीं मिलेगा, कोई नोटिफिकेशन नंबर नहीं मिलेगा। और अगर है भी, कहीं लिखा भी आईसीआई ने, तो उसके आईसीआई ने मार्क्स एलोकेट नहीं किए हुए हैं। तो आपको भी ये मेरा पूरा सजेशन है कि जब आप पढ़ते हो तो आप अपनी जो एनर्जी लगाते हो ना, वो एनर्जी कॉन्सेप्ट्स पे लगाइए, वो एनर्जी आप कॉन्सेप्ट्स को समझने में लगाइए, उस क्वेश्चंस का आंसर करने में लगाइए, रादर देन याद करने के लिए सेक्शन नंबर, रूल नंबर, सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, क्योंकि ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये आपके लिए एग्जामिनेशन में रेलेवेंट नहीं है, आपको कहीं मेंशन नहीं करना होता, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। अगर आप मेंशन करते भी हो, याद भी करके जाते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इन सब चीजों से बचो। ठीक है, जो आपको सर्कुलर, नोटिफिकेशन नंबर याद करवाते हैं या बोलते हैं, उन सबसे बचो। मैं आपको मॉडल सॉल्यूशन दिखा रहा हूं जो कि एग्जामिनर के पास होता है। ठीक है, जब एग्जामिनर को कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है सेक्शन नंबर, सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, रूल नंबर के मार्क्स देने का, तो वो कैसे आपको उसके मार्क्स दे देगा? तो आपको प्रेफर्ड है कि आप कुछ भी ना लिखें ऐसा सेक्शन नंबर वगैरह, ना ही उसे याद करें। कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें आईसीए सीधा डायरेक्टली सेक्शन नंबर कोट करके आपसे आंसर पूछ लेता है, बट वो बहुत ही रेयर होता है, और वो क्वेश्चंस भी आपको प्रॉपर्ली, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह जब आप करते हो तो आपको पता लग जाता है किस सेक्शन को आपको सिर्फ क्लिक होना जरूरी है, बट कहीं भी आंसर में आपको मेंशन करने पे उसको कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। ये मॉडल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिया गया है, समझ लेना। मैंने इसको आपको एनालाइज करके भी बता दिया है कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या पॉइंट आपको, जब आप आंसर करते हो तो उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कहां पे नंबर होते हैं, कहां पे नंबर नहीं होते हैं, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। ये चीज मैंने आपको बता दी है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना अच्छे से पेपर देके आओ और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कोई भी फर्दर डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।